हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं अभी कक्षा 12 फिजिक्स, जिसका चैप्टर 2 है और जिसका आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 2 लेक्चर पूर्ण हो चुके हैं और आज का ही हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों के लिए तुल्यधारिता के लिए व्यंजक। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र तीन संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक। श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों के लिए हमको तुल्यधारिता निकालना है। तुल्यधारिता के लिए व्यंजक हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हम 3 संधारित्र ले लेते हैं, जिसको हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 संधारित्र ले लीजिए, यहाँ पर 3 संधारित्र ले लीजिए। ठीक है, ये 3 संधारित्र हम ले रहे हैं। 3 संधारित्रों को हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तीन संधारित्रों को हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट, जिसको हम क्या कर दे रहे हैं, पृथ्वीकृत कर दे रहे हैं, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया, जिसको हमने क्या कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया। ये संधारित्र C1, संधारित्र C2 और संधारित्र C3 है, ठीक है। C1 के सिरों का जो वोल्टेज है V1 है, C2 के सिरों का वोल्टेज है V2 है, और C3 के सिरों का वोल्टेज कितना है, V3 है, ठीक है। तीनों पर जो आवेश है वो समान आवेश है। यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो सभी के सिरों का आवेश कैसा है, समान। सभी के सिरों का आवेश क्या है, समान है, ठीक है। तो हमने ए पर आवेश दिया, तो पहली प्लेट में, ये संधारित्र है, 2 प्लेट है, पहली प्लेट में प्लस आवेश, और दूसरी प्लेट में क्या जा रहा है, निकटवर्ती प्लेट में माइनस चार्ज जा रहा है, ठीक है। इसका जो प्लस चार्ज है दूरवर्ती प्लेट का, वो चले जा रहा है अगले संधारित्र में, और उसमें भी क्या जा रहा है, प्लस चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो प्रेरित होकर इसके निकटवर्ती तल में क्या जा रहा है, माइनस चार्ज। इसका प्लस चार्ज फिर कहाँ आ गया, तीसरे संधारित्र में आ गया, फिर इसका माइनस निकटवर्ती तल में माइनस आ गया, और इसके बाहरी तल का जो पूरा प्लस आवेश है उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो जैसे ही हम ए को आवेशित करते हैं, ए को आवेशित करें, तो ये जो पहली प्लेट है C1 संधारित्र की, जो पहली प्लेट है उसमें प्लस आवेश प्रेरित होता है, और उसके निकटवर्ती तल में माइनस आवेश हो जा रहा है। इसके दूरवर्ती तल का प्लस आवेश दूसरी प्लेट में चले जा रहा है, C2 संधारित्र में चले जा रहा है कि पहली प्लेट में, फिर इसके निकटवर्ती में माइनस हो जा रहा है, फिर इसके बाहरी ओर जो है प्लस आवेश फिर अगली प्लेट में चले जा रहा है, अगली संधारित्र में चले जा रहा है। इस प्रकार से इसका पूरा जो प्लस आवेश है बी के माध्यम से क्या हो जाता है, पृथ्वी पर चले जाता है।
तो यही चीजें हम इसको थ्योरिटिकल में हमको लिखना है। माना चित्रानुसार तीन संधारित्र C1 C2 तथा C3 प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। चित्र में आप देख रहे हैं C1 संधारित्र, C2 संधारित्र और C3 संधारित्र। इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। क्या किए, पहली संधारित्र है, इसकी ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्या करा गया है, जोड़ा गया है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। इस प्रकार ये तीन संधारित्र को हमने क्या करे हैं, श्रेणी क्रम में क्या करे हैं, हमने लिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो चित्रानुसार तीन संधारित्र C1 C2 C2 C3 श्रेणी क्रम में प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित है। श्रेणी क्रम में हमने इनको तीनों को जोड़ा है। तो पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़े और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। इसी प्रकार अन्य संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ये अंतिम संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट है इसको हम क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। ठीक है, जिसका पूरा प्लस आवेश क्या चले जाता है, पृथ्वी में चले जाता है। जोड़ा गया है। तीसरे संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट को क्या कर रहे हैं, हम पृथ्वीगत कर देते हैं, जिससे दूसरी प्लेट का जो पूरा प्लस क्यू आवेश है वो कहाँ चले जाता है, पृथ्वी में चले जाता है। पहली संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश हम दे रहे हैं, आवेश प्रेरित क्या कर रहे हैं, प्रेरित करते हैं। तो प्रत्येक संधारित्र की
दूसरी प्लेट में क्या जा रहा है, माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, यानी प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को हम क्या दे रहे हैं, प्लस आवेश हम दे रहे हैं, तो दूसरी प्लेट में क्या जा रहा है, माइनस आवेश प्रेरित हो जा रहा है या उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, प्रेरण के कारण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट की जो दूसरी प्लेट है, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट में क्या हो जा रहा है, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जा रहा है। किसके कारण हो रहा है, प्रेरण की क्रिया से या प्रेरण के कारण हो जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि तीन संधारित्रों के बीच में जो विभवांतर है, तीनों संधारित्र के बीच में विभवांतर क्रमशः कितना है, V1 V2 V3 है ना। अतः तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। ठीक है, तीनों प्लेटों का विभवांतर, C1 संधारित्र है उसका विभवांतर V2, C2 का V2 और C3 का V3 विभवांतर है। तो हम क्या निकालते हैं, परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर, ठीक है, परिणामी विभवांतर तो V इजिकल टू V1 V2 और V3। ठीक है, V इजिकल टू V1 V2 और V3, इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V1 इजिकल टू हम जानते हैं Q अपान के C1, V2 इजिकल टू जानते हैं Q अपान के C2 और V3 इजिकल टू जानते हैं Q अपान के C3। हमने एक सूत्र पढ़ा है संधारित्र का, आप जानते होंगे, C इजिकल टू Q अपान के V। ये हमने संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा है। ठीक है, धारिता का सूत्र पढ़ा, C इजिकल टू Q अपान के V। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ V की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो Q अपान के जाएगा ये C। अगर V1 सिरों का विभवांतर है C1 संधारित्र के लिए, तो इसको V1 C1 लेंगे। अगर 2 के लिए विभवांतर है तो इसको C2 संधारित्र का, और V3 विभवांतर है प्लेटों के मध्य, तो हम इसको C3 संधारित्र के लिए लेंगे। तो ये कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से आया है। चलिए अब ये V1 V2 और V3 का मान हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। समीकरण 1 में V1 V2 V3 का मान रखने पर, तो V1 का मान कितना है आपका, Q अपान के C1, V2 का मान कितना है, Q अपान के C2 और V3 का मान कितना है, Q अपान के C3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सब में अब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, Q अपान के V की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, Q अपान के C हो जाएगी। तो इन सब में क्या कॉमन है आपका, Q कॉमन है, Q निकाल लीजिए आप। तो यहाँ बचा 1 अपान के C1, यहाँ बचेगा 1 अपान के C2 और अपान के कितना बचेगा C3। ये Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 अपान आ गया C
1/C1, 1/C2, 1/C3, और यही है श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता के लिए व्यंजक। यही कौन सा व्यंजक है? ये अभिष्ट व्यंजक। ठीक है, तो परिणामी धारिता के लिए कौन सा है? परिणामी धारिता के लिए कौन सा है? अभिष्ट व्यंजक है। ये श्रेणी क्रम में जो हमने तीन संधारित्र को जोड़े थे C1 C2 को, उसकी तुल्य धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, ये जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू हम क्यों अपान C इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो परिणामी धारिता है, परिणामी धारिता C, परिणामी धारिता C हो तो V की वैल्यू कितनी जाएगी? Q अपान के C। ठीक है, ओके। परिणामी धारिता की C हो तो V इक्वल टू Q अपान के C हो जाएगा। तो ये हमने जो V की वैल्यू रखी Q अपान के C, तो यही जो है परिणामी धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो था श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तीन संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आप इसमें देखेंगे श्रेणी क्रम में क्या है, श्रेणी क्रम में जो आवेश है एक जैसा रहता है और विभवांतर अलग अलग रहते हैं। लेकिन यही संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में विभवांतर कॉमन रहता है लेकिन आवेश क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए वो भी हम देखते हैं। अगर ये हमारे जो वीडियो हैं अगर आपके लिए उपयोगी हैं तो कृपया अपने सुझाव जरूर दें हमें कमेंट्स करके। इनमें कुछ सुधार योग्य कुछ हमको मिले तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। अगर इन वीडियो में, इन लेक्चरों में अगर कोई सुधार योग्य आपका, अगर हमें कोई ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे हम और इसको अच्छे से कर पाए तो कृपया आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल खोरिया सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये तीनों संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। बस आप कछुए की चाल से चलते रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, धीरे धीरे चलते रहें, नॉन स्टॉप, आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वही हम कछुए की चाल से चल रहे हैं, एक नए लक्ष्य की ओर, एक नए टारगेट की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। एक दिन हम सफल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, तीन संधारित्र के लिए धारिता के लिए व्यंजक। तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, तीन संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो तीन संधारित्र समांतर क्रम में हम क्या कर रहे हैं, उसको सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम तीन संधारित्र समांतर क्रम में। पहली संधारित्र, दूसरी संधारित्र, तीसरी संधारित्र। तीनों संधारित्र को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों संधारित्र को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं।
तो ये हो गया ए पॉइंट, जिसको हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वीकृत कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तो ये हो गया C1 संधारित्र, ये हो गया C2 संधारित्र, और ये हो गया C3 संधारित्र। इन तीनों का जो परिणामी विभव है, परिणामी विभवांतर है, वो कितना है, परिणामी विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, परिणामी विभवांतर कितना है, V है। जब हम A को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, A को हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो जो आवेश है वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखिए, C1 संधारित्र के लिए Q1 आवेश, C2 संधारित्र के लिए Q2 आवेश, और C3 संधारित्र के लिए Q3 आवेश। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हम जो आवेश दे रहे हैं, ये यहाँ से ए नॉट जो है, ए नॉट से वो 3 पार्टीशन में Q1, Q2 और Q3 में क्या हो जा रहा है, वितरित हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस Q1 आवेश, ये प्लस Q2 आवेश, और ये प्लस Q3 आवेश वितरित हो जा रहा है। इन जो तीनों संधारित्र को हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो इनका जो परिणामी विभवांतर है वो कितना है, V है। ठीक है, अब ये थ्योरिटिकल जो है हमको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ये थ्योरिटिकल जो है उनको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए प्लस Q1 आवेश, यहाँ पर प्लस Q2 आवेश। ठीक है, और यहाँ पर प्लस Q3 आवेश प्रेरित हो रहा है। चलिए, अब ये इसको ही हम क्या करते हैं, चित्र अनुसार 3 संधारित्र C1, C2, C3 क्रमशः समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन से क्रम में जोड़ दिए हमने, समांतर क्रम में जोड़ दिए। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है। ठीक है, तीनों संधारित्र 1, 2, 3 तीनों संधारित्र को पहली प्लेट को हमने ए से जोड़ा है और दूसरी प्लेट को हमने बिंदु बी से जोड़ा है। जब हम ए पॉइंट पर हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश जो है ए से तीनों संधारित्र में डिवाइड हो जाता है। तो पहली संधारित्र में Q1, दूसरी में प्लस Q2 और तीसरी में प्लस Q3 आवेश प्रेरित हो जाता है। जब ए को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो तीनों संधारित्र C1, C2 व C3 में क्रमशः Q1, Q2, Q3 आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अगर हम
ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, चूंकि ए से तीनों संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी हुई है, तो तीनों संधारित्र C1 C2 C3 में क्रमशः Q1 Q2 और Q3 आवेश प्रेरित हो जाता है। देखिए यहाँ से C1 में Q1, C2 में Q2 और C3 में Q3 आवेश क्या हो जा रहा है, प्रेरित हो जा रहा है। अतः तीन यहाँ आवेश जो है, तीन आवेश हमको मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तीन आवेश को हम क्या करते हैं, परिणामी आवेश हम लेते हैं। अतः परिणामी आवेश, परिणामी आवेश Q इज इक्वल टू Q1 Q2 और Q3, ठीक है, Q1 Q2 और Q3। लेकिन हमको मालूम है, क्या मालूम है, परंतु हमको एक चीज यहाँ पर और हमको लेना है कि प्रत्येक संधारित्र की जो प्लेटें हैं ए और बी के बीच में जो जुड़ी हुई तो प्लेटें हैं, तो उनके प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है वो ए और बी के टोटल विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीजें लिखना है, चूंकि ए व बी के बीच जुड़े तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर ए व बी के बीच विभवांतर बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी इसके सिरों का विभवांतर, इसके सिरों का विभवांतर और इसके सिरों का विभवांतर ए और बी के बीच में जो विभवांतर है उसके क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए Q1 बराबर से C1 B, Q2 बराबर से C2 B, Q3 बराबर से C3 B। ठीक है, ये किसके मान हो जाएंगे, Q1 Q2 Q3 के मान हो जाएंगे। अब इन मानों को हमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लीजिए, Q1 Q2 Q3। अब ये Q1 का मान रखिए, Q1 का C1 B, Q2 का मान C2 B और Q3 का मान C3 B। ठीक है, और यहाँ अब यहाँ से देखिए B कॉमन ले लीजिए, C1 C2 C3 और ये Q। यदि परिणामी धारिता C हो तो C बराबर से Q बराबर से क्यों जाएगा, C भी हो जाएगा, तो Q की जगह आप रख दीजिए C B, C1 C2 C3, तो ये B से भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू C1 C2 और C3 बचेगा। यही जो है अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता के लिए तुल्य व्यंजक हमने ये याद किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक में हमको समांतर क्रम करना है और एक में हमको श्रेणी क्रम करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हमको अगले प्रश्न में प्राप्त करना है। समांतर समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य परवैद्युतांक माध्यम है। आंशिक रूप से प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम 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 स्थित हो। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है जब उसमें आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र हम ले लेते हैं जिस पर एक परावैद्युतांक का माध्यम हम भरते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं हम सबसे पहले एक, हमने ये समांतर प्लेट संधारित्र ले ली जिसके मध्य में हमने परावैद्युतांक माध्यम। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम भरा हो। तो इसमें हम देखेंगे समांतर प्लेट एक संधारित्र ले रहे हैं जिसमें जो है आंशिक रूप से हमको क्या करना है, परावैद्युतांक माध्यम भरना है। हम क्या ले रहे हैं, एक हम संधारित्र ले रहे हैं। संधारित्र में दो प्लेटें हैं, प्लेट ए है और क्या है, प्लेट बी है। ठीक है, प्लेट ए है और प्लेट बी है। अब यहाँ देखिए एक परावैद्युतांक है जिसकी चौड़ाई हमने कितनी ले ली है, टी ले ली है। इसकी जो चौड़ाई कितनी है, टी है, और जो दो प्लेट है उनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, डी है। और ये जो हमने किए हैं वो क्या लिए, हमने परावैद्युतांक का माध्यम लिए हैं जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, टी है। परावैद्युतांक की जो मोटाई है या चौड़ाई बोलेंगे वो कितनी है, टी है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, प्लस आवेश दे रहे हैं, एक बार हम प्लस आवेश दे रहे हैं। तो ये जो परावैद्युतांक माध्यम है उसमें निकटवर्ती में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। और इसके दूरवर्ती में कौन सा आवेश जा रहा है, प्लस आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। फिर इसके बी के निकटवर्ती तल में माइनस आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। और जो पूरा प्लस आवेश है बी का उसको हम क्या कर दे रहे हैं, पृथ्वीकृत कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको पूरा क्या कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया। ये जो चित्र है किसके लिए है, समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। ये कौन सा चित्र है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र है ना, जहाँ
परवैद्युतांक माध्यम, ठीक है, जहाँ जो ये के जो है वो क्या है, परवैद्युतांक माध्यम है, हम जिसको हम यहाँ के भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कह लिए हमने ए बी एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, माना ए बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, ए और बी जो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए हो गया। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम प्लेटों के समांतर रखा गया है, ठीक है। परावैद्युतांक का माध्यम टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम हमने ये किए, दोनों प्लेटों के समांतर रखे गए हैं। इस प्रकार अब देखिए, ये टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम होगा, तो ये अब ये खाली स्पेस है, इसमें क्या है, इसमें होगी क्या, वायु। तो अब देखिए ये टोटल टी इतना ये है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, डी माइनस के टी यहाँ तक, और ये वाली हो जाएगी डी माइनस के टी, और ये जो डी माइनस के टी खाली स्पेस ये क्या है, वायु इसमें भरी हुई है। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई का क्या है, परावैद्युतांक तथा डी माइनस टी मोटाई की क्या है, वायु परत है, वायु की परत है। ये जो खाली स्पेस है इसमें क्या वायु, ये परावैद्युतांक हो गया, ये दो प्लेटें होंगी। अब क्या कर रहे हैं, प्लेट ए को हम क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लेट ए को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बी प्लेट के समीपवर्ती तल पर क्या हो जा रहा है, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश प्लस क्यू आवेश जो है बी प्लेट का, उसको हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, पूरा प्लस क्यू आवेश पूरा पृथ्वी में चले जाता है, ठीक है। तो प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश क्या कर रहे हैं हम, प्लस क्यू आवेश हम दे रहे हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश हम प्लेट ए को दे रहे हैं। तो बी प्लेट के निकटवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है,
प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश कहाँ चले जा रहा है, पृथ्वी में चले जाता है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो, यदि आवेश का घनत्व सिग्मा हो तो, सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर से क्यू अपान ए, हमने पढ़े हैं सिग्मा बराबर से क्यू अपान के ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसलिए वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो सिग्मा पान सॉरी इज इक्वल टू सिग्मा पान के एप्सिलॉन जीरो, इज इक्वल टू सिग्मा पान के एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ से हम इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू अपान के क्या हो जाएगी एप्सिलॉन जीरो ए। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको हमने दे दी समीकरण नंबर 1। अब यदि परावैद्युतांक का माध्यम क्या भरा है, ये के, जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। परावैद्युतांक के माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है, इसके अंदर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, तो यदि परावैद्युतांक माध्यम के अंदर परावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो, ठीक है, परावैद्युतांक के माध्यम के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉरी यहाँ आएगा ये ई जीरो, ठीक है, ई जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये हमारा जो मान आया है ये किसका आया है, ई जीरो की वैल्यू आई है यहाँ पर हमसे मिस्टेक। वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो का मान होगा क्यू अपान के एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू सॉरी ई जीरो इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। यदि परावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, ई हो, तो E इज इक्वल टू ई जीरो अपान के सॉरी परावैद्युतांक माध्यम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो ई जीरो अपान के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जीरो अपान के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम ई जीरो की वैल्यू रखेंगे, ई जीरो की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए, और यहाँ पे जाएगा ई इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका के। तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये ई इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए ई और क्या जाएगा के, ठीक है, क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ई के, ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई, ठीक है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, ई हो, तो ई जीरो इजिकल टू ई अपान इजिकल टू के, ई जीरो की वैल्यू हमने रखी क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए, और ये ई साथ में था। अब इस ई की वैल्यू निकालनी है तो हमको के को यहाँ लाना पड़ेगा, ई को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो ई इजिकल टू क्या बचा, क्यू अपान के एप्सिलॉन ए, और ये के। तो किसकी वैल्यू निकल रही है, ई की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई है। ठीक है, ये कहाँ से निकली हमारी, समीकरण 1 से। अब क्या करना है, ए और बी के बीच में जो विभवांतर है, ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में जो विभवांतर है वी है, तब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का विभवांतर हम निकालेंगे। ए व बी के बीच विभवांतर वी हो, ठीक है, ए और बी प्लेट के बीच में विभवांतर वी हो, तब की कंडीशन में क्या है, v इजिकल टू ई जीरो वी इजिकल टू ई जीरो डी माइनस टी, ठीक है, प्लस के ई इंटू टी। अब देखिए ये ई जीरो क्या है, ई जीरो क्या है, वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई जीरो है। और वायु का जो यहाँ पर जो वायु का ये जो खाली स्पेस है, वो वायु की जो मोटाई है वो कितनी है, डी माइनस के टी, ठीक है। तो ये ई जीरो जो है वायु परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये वायु का कितना मात्रा है या परत है, वो कितनी है, मोटाई उसकी डी माइनस के टी है। अब ये ई क्या है, ई है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, माध्यम के लिए, और माध्यम की मोटाई कितनी है, टी है। ये वायु परत की मोटाई, वायु परत की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये माध्यम की मोटाई, परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई। चलिए अब यहाँ पर हम ई जीरो और ई की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट अप करते हैं, ई की वैल्यू और ई जीरो की वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए ई जीरो की वैल्यू समीकरण, ये हमारे पास में ई जीरो की वैल्यू समीकरण 1 से, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 से ई जीरो की वैल्यू रखिए, यह है क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस के टी, प्लस के ई की जो वैल्यू हमने अभी निकाले हैं, क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए के इंटू कितना टी, ये हम यहाँ निकाल रहे हैं विभवांतर, ठीक है, यहाँ हम निकाल रहे हैं विभवांतर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन ए कॉमन है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन से आप कॉमन निकाल लीजिए, ये क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ बच रहा है डी माइनस के टी, प्लस के यहाँ से क्यू अपान के एप्सिलॉन ए बाहर निकल गया, तो यहाँ बच रहा है कितना, टी अपान के कितना बच रहा है, यहाँ पर के बच रहा है, टी अपान के कितना बचा है यहाँ पर ए, हमने क्यू माइनस एप्सिलॉन ए बाहर निकाला, क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो के बाहर निकाला, तो यहाँ डी माइनस टी और यहाँ टी अपान के बचा। चलिए चलते हैं आगे। संधारित्र की धारिता अगर सी हो, संधारित्र की धारिता अगर सी हो, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपान के क्या होता है, वी होता है। क्योंकि हमको धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, ठीक है, धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान के क्या होती है, V होती है। तो हमको क्या करना है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, तो C की जो वैल्यू है वो क्यू अपान के V होगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो V की वैल्यू निकली है, V की वैल्यू निकली, इसको समीकरण कितना दे दें, 3 दे दें। ये जो V की वैल्यू निकली है, ये कहाँ रखना पड़ेगा, हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो C इज इक्वल टू क्यू अपान के V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस के, सॉरी ये वाला वैल्यू हमको रखना है समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, इससे हमको V की वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। C
क्यू अपान के वी की वैल्यू रख रहे हैं, तो वी की वैल्यू है क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस के टी प्लस के टी अपान के कितनी है के। ठीक है, चलिए इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सारी चीजें पलट के कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ये क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए ऊपर चले जाएगा, और ये हो जाएगा डी माइनस के टी प्लस के टी अपान के कितना हो जाएगा के, टी अपान के कितना हो जाएगा के। ये क्यू से क्यू कटा, और ये एप्सिलॉन 0 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, ये बचा डी माइनस के टी प्लस के टी अपान के। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं आगे, इसके बाद में चलते हैं आगे। दोनों में आप देखेंगे टी कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, टी कॉमन है, तो हम टी को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, और यही जो जाएगा अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो टी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, टी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन 0 ए डी, यहाँ से टी कॉमन हम निकाल रहे हैं, टी हम बाहर निकाले तो यहाँ बचा 1 माइनस के 1 अपान के टी हमने कॉमन निकाला, तो क्या बचा, माइनस टी हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर माइनस टी हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस के 1 अपान के 1 प्लस के 1 अपान के क्या बचेगा आपका के बचेगा। अब यहाँ पर अगर जो परावैद्युतांक माध्यम है ये टी, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, तो ये टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर क्या बचेगा अपान में डी बस आपका बचना है। और यदि प्लेटों के मध्य जो टी मोटाई की धातु की पट्टी है और के परावैद्युतांक का माध्यम अगर अनंत हो गया, परावैद्युतांक का माध्यम क्या हो गया, अनंत हो गया, तब जो है के क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये वहां पर डी माइनस के टी बचेगा, और यही अभिष्ट व्यंजक है। इतना भी आपका क्या है, ये इतना भी आप लिख रहे हैं, तो ये भी अभिष्ट व्यंजक है। दो स्थिति होती है, यदि पहली कंडीशन, पहली स्थिति देखिए, स्थिति पहली, अगर t बराबर कितना हो गया 0, t की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, तो जो c का जो मान आएगा, c की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी ई ए, ये सब 0 हो जाएगा अपान के d। ठीक है, और स्थिति 2 देखते हैं हम, स्थिति दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं, स्थिति दूसरी देख रहे हैं, अगर के बराबर इन्फिनिटी हो जाता है, के बराबर इन्फिनिटी हो जाता है, तब यहाँ हम इसका मान रखेंगे, तब की स्थिति में जो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई अपान के ए, ये के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा टी माइनस के टी, यहाँ कितना बचेगा डी माइनस के टी बचेगा, डी माइनस के टी बचेगा, ये आपकी हो जाएगी किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू हो जाएगी। यही जो है अभिष्ट व्यंजक है।